भारतीय राज्य व्यवस्था पार्ट 9 टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान बुक का पार्ट 49 अंतर्राज्यीय परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कर सकते हैं। जून 1990 ईस्वी में प्रथम बार भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, जिसकी प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य निम्नलिखित होते हैं। प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष होते हैं, 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, समस्त भारतीय राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री होते हैं एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार होती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनके अनुपस्थिति में उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। इस परिषद की बैठक के लिए इसके कम से कम 10 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। यह परिषद विभिन्न राज्यों के मध्य उत्पन्न होने या हो सकने वाले विवादों की प्रचार कर उनके समाधान हेतु परामर्श देता है। यह परिषद उन विषयों पर जिनमें राज्यों अथवा केंद्र व राज्यों के समान हित जुड़े हो में टकराव न हो, बेहतर समन्वय स्थापित हो सके, इस दिशा में अन्वेषण तथा विचार विमर्श कर लाभदायक मध्यमार्गी राह की तलाश करता है, ताकि सबके हित साधे और विकास के मार्ग की अड़चनें दूर हो सके। लोक सेवा आयोग 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्रीय सरकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति करने तथा उनकी सेवाएं संबंधित नियम को बनाने के लिए लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। विधि आयोग ने 1924 ईस्वी में लोक सेवा आयोग को स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था। भारत में 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों की नियुक्ति तथा सदस्य संख्या को निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति के अधीन है। वर्तमान में इसकी संख्या 10 है। इन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को 6 वर्ष की समयावधि के लिए नियुक्त किया जाता है या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके कार्यकाल के बीच अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर हटा सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो सकते हैं। यह आयोग लोक सेवकों की भर्ती करता है तथा पदोन्नति में अपनाए जाने वाले सिद्धांतों से संबंधित परामर्श सरकार को देता है। यह आयोग सेवाओं में नियुक्ति करने के लिए योग्यता मापक परीक्षाओं का आयोजन करता है। लिखित व मौखिक परीक्षाओं के जरिए योग्यतम परीक्षार्थियों को विभिन्न सेवाओं के लिए सिफारिश करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, पर उन्हें हटाने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक होता है। परिसीमन आयोग डेलिमिटेशन कमीशन ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन व पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा नियुक्त पदाधिकारी के द्वारा करने का प्रावधान है। 84 में संविधान संशोधन 2001 में तय किया गया कि वर्ष 2026 तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1952 में हुआ, दूसरे परिसीमन आयोग का गठन 1962 में, तीसरे परिसीमन आयोग का गठन 1973 में और चौथे परिसीमन आयोग का गठन 2002 ईस्वी में हुआ। परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और समस्त राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त सदस्य होते हैं। परिसीमन आयोग 2002 का गठन 12 जुलाई को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। इस आयोग की 2001 की जनगणना के आधार पर किए गए सिफारिशों के अनुसार लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसे 10 जनवरी 2008 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी। नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीटों की संख्या, पहले से आरक्षित सीट और नए परिसीमन के बाद
अनुसूचित जाति पहले 79 थे, अब 84 है। अनुसूचित जनजाति पहले 41 था, अब 47 हो गया। अनुरक्षित सीटों की संख्या 412 है, यानी 412 है। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों मणिपुर, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन व अदालतों के स्थगन आदेश के कारण परिसीमन आयोग 2002 द्वारा इन राज्यों में परिसीमन कार्य नहीं हो सका। झारखंड में भी परिसीमन कार्य न हो पाने के कारण सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होना था। भारत के राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापना हुए। ए हमू उस समय अध्यक्ष थे और ए हमू स्थापना किया, बेमोश चंद्र बनर्जी उनका ये अध्यक्ष था उस समय। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में, अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई, एम.एन. राय ने किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में ई.एम.एस. डांगे ने किया। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुआ, ममता बनर्जी ने की। नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना 2013 में हुआ, पी.ए. सांगमा इसका संस्थापक मान लीजिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 में हुआ, शरद पवार इसका संस्थापक थे। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में काशीराम ने किया। राष्ट्रीय राजनीति दल भारत में कुल राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 8 हो गई है। कॉनरेडो के सांगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा चुनाव आयोग ने जून 2019 को दिया था। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह पुस्तक है। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्तें। किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक पूरा होना आवश्यक है। नंबर 1, लोकसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से लोकसभा की न्यूनतम 2% यानी 543 सीटों में से 11 सीटें इसने जीती हो। नंबर 2, लोकसभा अथवा विधानसभाई चुनावों में कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत इसने प्राप्त की हो तथा साथ ही लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें इनसे प्राप्त हो। नंबर 3, कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त दल का दर्जा इसे प्राप्त हो। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त दलों के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किसी अन्य दल द्वारा नहीं किया जा सकता। ऐसे दलों को अपने कार्यालयों की स्थापना हेतु भूमि भवन का आवंटन सरकार द्वारा किया जाता है। मतदाता सूची की 2 प्रतियां इन्हें निःशुल्क प्रदान की जाती है। चुनाव के दौरान ऐसे दलों को 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है, जबकि अन्य दलों के मामले में इसकी अधिकतम सीमा 20 ही है। स्टार प्रचारकों का व्यय उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के दर्जे समीक्षा अब 10-10 वर्षों के अंतराल पर चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। पहले यह मूल्यांकन 5 वर्षों के अंतराल किया जाता था। अगस्त 2016 में इस नियम में परिवर्तन कर 10-10 वर्षों किया गया। क्षेत्रीय दल रीजनल पार्टीज भारत में राज्य स्तरीय अथवा क्षेत्रीय दलों की संख्या 5 मई 2017 को जारी की गई सरकारी अधिसूचना के अनुसार 50 है। निर्वाचन आयोग के 12 अक्टूबर 2011 के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनाव में पड़े कुल वैध मतों के 8% यानी पूर्व में या 6% मत प्राप्त करने होंगे। कम से कम सीट प्राप्त करने की बाध्यता नहीं होगी। भारत के प्रमुख क्षेत्रीय दल व उनके चुनाव चिन्ह। समता पार्टी ये बिहार से संबंधित है, मशाल इसका चुनाव चिन्ह है। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार झारखंड से संबंधित है, घर इसका यानी बंगला इसका चुनाव चिन्ह है। जनता दल यूनाइटेड बिहार झारखंड में संबंधित है और तीर इसका चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार झारखंड से संबंधित है, लालटेन इसका चुनाव चिन्ह है। तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से संबंधित है, साइकिल चुनाव चिन्ह है। समाजवादी पार्टी
उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड से संबंधित है, साइकिल इसका चुनाव चिन्ह है। पैंथर्स पार्टी जम्मू कश्मीर से संबंधित है, साइकिल इसका चुनाव चिन्ह है। मणिपुर पीपुल्स पार्टी मणिपुर से संबंधित है और साइकिल इसका चुनाव चिन्ह है। अकाली दल ब्रैकेट में बादल पंजाब से संबंधित है और तीर कमान इसका चुनाव चिन्ह है। असम गण परिषद असम से संबंधित है, हाथी इसका चुनाव चिन्ह है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर से संबंधित है और इसका चुनाव चिन्ह हल है। शिवसेना पार्टी महाराष्ट्र से संबंधित है, तीर कमान चुनाव चिन्ह है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी झारखंड से संबंधित है, तीर कमान इसका चुनाव चिन्ह है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पश्चिम बंगाल से संबंधित है, शेर इसका चुनाव चिन्ह है। नागालैंड पीपुल्स काउंसिल पार्टी के नागालैंड से संबंधित है, मुर्गा इसका चुनाव चिन्ह है। मुस्लिम लीग पार्टी का संबंधित केरल राज्य से है और सीढ़ी इसका चुनाव चिन्ह है। सिक्किम संग्राम परिषद पार्टी का संबंध सिक्किम से, हाथी इसका चुनाव चिन्ह है। द्रविड़ मुनेत्र कगडम यानी DMK तमिलनाडु पुदुचेरी से संबंधित है, उगता सूरज इसका चुनाव चिन्ह है। अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कगडम ADMK पार्टी तमिलनाडु से संबंधित है, दो पत्ती इसका चुनाव चिन्ह है। महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी गोवा से संबंधित है और शेर इसका चुनाव चिन्ह है। बीजू जनता दल उड़ीसा से संबंधित है और शंख इसका चुनाव चिन्ह है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल से संबंधित है, फूल व घास इसका चुनाव चिन्ह है। शिरोमणि अकाली दल पंजाब से संबंधित है, तराजू चुनाव चिन्ह है। शिरोमणि अकाली दल यानी मानगुट पंजाब से संबंधित है, शेर इसका चुनाव चिन्ह है। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल त्रिपुरा से संबंधित है, फावड़ा और कुदार इसका चुनाव चिन्ह है। हिल पीपुल्स यूनियन मेघालय से संबंधित है, उगता सूरज चुनाव चिन्ह है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से संबंधित है, झाड़ू चुनाव चिन्ह है। तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना से संबंधित है, कार चुनाव चिन्ह है। पार्टी मुकलब कुच्ची तमिलनाडु से संबंधित है, हाथी चुनाव चिन्ह है। मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम से संबंधित है, टाइगर चुनाव चिन्ह है। केरल कांग्रेस यानी चुनाव पार्टी है, केरल कांग्रेस एम पार्टी केरल से संबंधित है, चुनाव चिन्ह दो पत्ती है। UGDP पार्टी गोवा से संबंधित है, दो पत्ती इसका चुनाव चिन्ह है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र से संबंधित है, उगता सूरज चुनाव चिन्ह है। फेडरेशन पार्टी ऑफ मणिपुर से संबंधित है, उगता सूरज इसका चुनाव चिन्ह है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी मेघालय से संबंधित है, ढोल इसका चुनाव चिन्ह है। नेशनल पीपुल्स पार्टी मेघालय से संबंधित है, पुस्तक चुनाव चिन्ह है। कोंगू नाडु मुनेत्र कंगडम पार्टी तमिलनाडु से संबंधित है, सिलेंडर इसका चुनाव चिन्ह है। YSR कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश संबंधित है और सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह है। भारत की राजभाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया, जो निम्नलिखित रूप में है। असमिया बांग्ला गुजराती हिंदी कन्नड़। कश्मीरी मलयालम मराठी उड़िया पंजाबी। संस्कृत सिंधी तमिल तेलुगु उर्दू। कोंकणी मणिपुरी नेपाली मैथिली संथाली डोगरी बोडो। भारत में वरीयता अनुक्रम भारत की राजनीतिक व्यवस्था के वरिष्ठतम पदाधिकारी की वरीयता अनुक्रम सबसे ऊंचा राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल। अपने अपने राज्यों में भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री। भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष के नेता।
फिर भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, राजदूत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य, केंद्र में राज्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, जनरल या समान रैंक के सेनाध्यक्ष। पंचायती राज भारतीय संविधान में देश के विरासत और गांधीवादी मूल्यों को सर्वोपरि महत्व देते हुए स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया है। इसके तहत राज्यों को यह दायित्व सौंपा गया है कि ग्राम पंचायतों के गठन, उनकी शक्तियां और कार्य तथा उनके स्वतः शासन की इकाई के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाने के लिए कदम उठाएं। नोट: 1882 ईस्वी का लॉर्ड रिपन का संकल्प स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा हुई थी। पंडित नेहरू ने 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय ढांचा का सुझाव दिया था, जो इस प्रकार है: ग्राम स्तर पर पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्रीय समिति, जिला स्तर पर परिषद। 73वां संविधान संशोधन या संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, जिसके द्वारा संविधान के 9 अनुच्छेद 243 क से 9 तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख व्यवस्थाएं: पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था करने की प्रावधान किया गया। राज्य की संचित निधि से पंचायती राज की संस्थाओं को अनुदान देने का प्रावधान किया गया। इन समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित हुआ और यह भी व्यवस्था की गई कि पंचायत भंग होने की स्थिति 6 महीने के अंदर निर्वाचन संपन्न करने होंगे। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। पंचायती राज की व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां: बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, पीबी के राय समिति 1985, LM सिंधवी समिति 1986, बलवंत राय मेहता समिति 1957, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, अशोक मेहता समिति 1977, पीके राय समिति 1985, पीके राय समिति 1985, LM सिंधवी समिति, LM सिंधवी समिति 1986। कर्नाटक प्रथम राज्य है जिसने 73वें संविधान संशोधन के तुरंत बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण किया। 74वां संविधान संशोधन नगरपालिकाओं से संबंधित इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 के क अनुच्छेद 243 तो से य तथा 6 तक तथा 12वीं अनुसूची तथा का प्रावधान हुआ। नगरपालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति दी गई। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप त्रिस्तरीय न क ग्राम पंचायत, ख पंचायत समिति, ग जिला परिषद कार्यालय 5 वर्ष। 74वें संविधान संशोधन की प्रमुख व्यवस्थाएं: नगर परिषद, नगर पंचायत के सदस्यों की संख्या 10 से 37 तय की गई है। इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया। इन संस्थाओं के विघटन की स्थिति 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग: ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल यानी दलपति और ग्राम कचहरी। नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित किया गया है। नगरपालिकाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 25/4/1993 ईस्वी से 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1/6/1993 से प्रवृत्त यानी प्रभावी हुआ। 12वीं अनुसूची में 18 विषय का उल्लेख है जो नगर पंचायत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। नगर पालिका के प्रकार: नगर पंचायत ऐसे गांव जो शहर का रूप ले रहे हो, जिनकी जनसंख्या 12,000 से 40,000 के बीच हो।
नगर परिषद छोटे नगर क्षेत्र जिनकी जनसंख्या कम से कम 2 लाख में से 3 लाख के बीच हो। नगर निगम बड़े शहरों। नंबर 1 नोट में नंबर 1 भारत में सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में मद्रास यानी चेन्नई में नगर निगम की स्थापना की गई। नंबर 2 बिहार में सर्वप्रथम पटना 1952 ईस्वी में नगर निगम की स्थापना की गई। ग्राम पंचायत के सामान्यीकरण। पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना। प्राकृतिक विपदा में सहायता करने का कार्य। सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण को हटाना और स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना। सामुदायिक कार्यों में स्वैच्छिक सहयोग करना। नागरिक सुविधाएं पेयजल उपलब्ध कराना, गंदे पानी की निकासी, प्रकाश व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था आदि उपलब्ध करवाना। समाज कल्याण से जुड़े कार्य करवाना, विकास कार्यों को अंजाम देना आदि। ग्राम पंचायत की शक्तियां संपत्ति अर्जित करना, धारण करना और उसकी संविदा प्राप्त करने की शक्ति। नंबर 2 करारोपण वार्षिक कर जैसे जल कर, स्वच्छता कर, मेलों हाटों पर प्रबंध कर, वाहनों के निबंध पर फीस तथा क्षेत्राधिकारी में चलाए गए व्यवसायियों नियोजनों पर कर। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर संचित निधि से सहायक अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है। प्रमुख संसदीय समिति। नंबर 1 लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1921 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। 1969 ईस्वी में विपक्ष के नेता मीनू मासानी को इस समिति का अध्यक्ष मनोनीत किए जाने के बाद से विपक्ष के ही किसी नेता को इस समिति का अध्यक्ष बनाए जाने की परंपरा शुरू हुई है। इस समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सदस्य माना जाता है, उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। सार्वजनिक अथवा लोक लेखा समिति का कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना और संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि, भारत सरकार के व्यय, राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों सहित अन्य व्यक्ति सरकारी धन की जांच करना तथा अपव्यय और लापरवाही पर अंकुश लगाना। नंबर 2 प्रकलन समिति 1950 ईस्वी में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर गठित इस समिति में 1956 ईस्वी से सारे 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता। इन समिति का कार्यकाल प्रत्येक वर्ष मई में शुरू होकर 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एक संक्रमणीय मत के द्वारा इन 30 सदस्यों का चुनाव होता है। इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है तो उसे ही इस समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। यह समिति वर्ष भर कार्य करती है और बजट सहित सार्वजनिक खर्चों में कैसे कमी की जाए, संगठन व प्रशासन में कुशलता व सुधार कैसे लाई जाए के विषय पर अपनी रिपोर्ट देती है, पर उस रिपोर्ट पर आमतौर पर सदन में बहस नहीं होती। सरकारी उपक्रमों की समिति 1963 ईस्वी में कृषि मेनन समिति की सिफारिश पर बनी। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत किया जाता है। इस समिति में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता। इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष मई के प्रारंभ में किया जाता है। कार्य यह समिति सार्वजनिक उपक्रमों के लेखा कार्य प्रणाली तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट का परीक्षण करती है तथा यह समिति उन विषयों की भी जांच करती है जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। नंबर 4 कार्य मंत्रणा समिति लोकसभा की इस समिति में 15 सदस्य होते हैं, जिसका पैरेंट अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जबकि राज्यसभा
की कार्य मंत्रणा समिति में इसका पेदेन सभापति राज्यसभा का सभापति होता है। नंबर 5, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों से संबंधित समिति। 15 सदस्यों वाली समिति के सारे सदस्य लोकसभा के होते हैं और इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। नंबर 6, ग्रंथालय समिति। ग्रंथालय समिति प्रत्येक वर्ष गठित होने वाली इस समिति में लोकसभा से 6 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं, और 3 सदस्य राज्यसभा से, यानी कुल 9 सदस्य राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष इस समिति का गठन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष किस समिति का गठन किया जाता है? तो ग्रंथालय समिति। इसमें 9 सदस्य होते हैं, 6 लोकसभा से और 3 राज्यसभा से। राज्यसभा से सभापति यानी उपराष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और लोकसभा से अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। नियम समिति। नियम समिति दोनों सदनों को अपनी अपनी नियम समिति होती है। लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य और राज्यसभा की नियम समिति में राज्यसभा के सभापति एवं उप सभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति अपने अपने सदन की समितियों के पेदेन अध्यक्ष होते हैं। नंबर 8, अनुसूचित जाति जनजातियों की कल्याण संबंधित समिति। इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। अन्य समितियां: नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, सार्वजनिक आश्वासन समिति, समान उद्देश्य समिति, सुविधाओं संबंधित समिति, सदस्यों के वेतन व भत्तों संबंधित नियुक्त समिति आदि। संविधान में आपात उपबंध। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। नंबर 2, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। राष्ट्रपति आपात 352 यह युद्ध, बाह्य आक्रमण और नागरिकों द्वारा सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं, जिससे न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा देश के किसी या किन्हीं भी भागों में किया जा सकती है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1 माह तक विधिवत रहती है। इसका संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी 2/3 से 1 माह के अंदर पास होना अनिवार्य, अन्यथा इसे समाप्त समझा जाता है। यदि संसद राष्ट्रीय आपात को 1 माह के अंदर अनुमोदित कर देती है तो इसका प्रभाव 6 माह तक रहता है और 6 माह की अवधि के लिए संसद इसी अवधि को चाहे जितनी बार आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकती है। इसकी कोई अधिकतम सीमा निश्चित नहीं है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं होती, वरन केंद्रीय सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से राष्ट्रीय आपात की घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित करती है तो राष्ट्रपति को अपनी घोषणा वापस लेनी पड़ती है। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा पर विचार हेतु लोकसभा का विशेष अधिवेशन तक बुलाया जा सकता है, जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या को 10वां भाग हिस्सा लिखित सूचना द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को शस्त्र चलाने की स्थिति में और शस्त्र नहीं चलाने की स्थिति में राष्ट्रपति को देता है। वैसे स्थिति में 14 दिन के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन बुलाने का संसदीय प्रावधान है। राष्ट्रीय आपात की स्थिति राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के संपूर्णतः अधीन हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रताएं स्थगित मानी जाती है। राज्य सूची से संबद्ध विषय के संबंध में अध्यादेश जारी करने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 20-21 में वर्णित अधिकारों के क्रियान्वयन संबंधित न्यायपालिका की शरण लेने का अधिकार को स्थगित कर सकते हैं। बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की
प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई। 10 जनवरी 1968 ईस्वी को यह घोषणा वापस ले ली गई। राष्ट्रीय आपात की दूसरी घोषणा पाकिस्तान युद्ध यानी बाय आक्रमण के समय 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को की गई। राष्ट्रीय आपात का तीसरा घोषणा आंतरिक गड़बड़ी देश में को आधार बनाकर 26 जून 1975 को कांग्रेस के शासन में हुई। दूसरी और तीसरी आपातकालीन उद्घोषणा एक साथ 21 मार्च 1977 ईस्वी को वापस ले ली गई। नंबर 2, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने को राजकीय आपात भी माना जाता है यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए या राज्य संघ की कार्यपालिका के निर्देश का पालन न कर रहा हो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत राज्य का शासन न चला रहा हो, तो इस परिस्थितियों में उस राज्य के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। ऐसी स्थिति में राज्य के न्यायिक कार्यों को छोड़कर राज्य की समस्त प्रशासनिक शक्ति केंद्र अथवा संघ अपने अधीन कर लेती है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 2 महीने के लिए लगाया जाता है। इस अवधि को बढ़ाने हेतु संसद से अनुमति लेकर इसे 6 महीने तक बढ़ाया जाता है। किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इससे अधिक अवधि के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। भारत में सर्वप्रथम पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन 20 जुलाई 1951 ईस्वी में लगाया गया था, भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण, और सबसे अधिक समय तक जम्मू कश्मीर यानी 1990 से 1996 तक राष्ट्रपति शासन जारी रहा था। नंबर 3, वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश के वित्तीय स्थायित्व अथवा साख पर प्रश्न या खतरा उत्पन्न हो गया हो। वित्तीय आपात की घोषणा की अवधि 2 माह तक होती है, पर यदि इस बीच संसद साधारण बहुमत से अनुमोदन कर दे तो इस अवधि को तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक स्थिति नियंत्रण में न आए जाए। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा को अपने विवेक से कभी भी वापस ले सकते हैं। वित्तीय आपात की अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं है, यानी यदि संसद के दोनों सदन मंजूर दे दे तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए भी प्रभावी रह सकता है जब तक इसे वापस न लिया जाए। वैसे देश में कभी भी अनुच्छेद 360 का उपयोग नहीं किया गया है। वित्तीय आपात के प्रभाव। वित्तीय आपात से निपटने हेतु नंबर 1, राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के धन संबंधित विभाजन के प्रावधान में संशोधन कर सकते हैं। नंबर 2, राष्ट्रपति किसी भी राज्य सरकार को आर्थिक दृष्टि से आवश्यक निर्देश दे सकते हैं। नंबर 3, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संघ तथा राज्य सरकारों के अधीनस्थ को वेतन को कम किया जा सकता है। नंबर 4, राज्य सरकारों को राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि राज्य के सभी वित्तीय विधेयक उनकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किया जाए, और इसमें सिर्फ राष्ट्रपति का वेतन को नहीं कम किया जा सकता है। महत्वपूर्ण शब्दावलियां ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और यही आखिरी वीडियो होगा भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी का।